ओके, तो ये जो कश्मीर वैली है, दैट इज नॉट ओनली फेमस फॉर देयर ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट बट इज आल्सो फेमस फॉर many lakes and water bodies which add the beauty of nature in here, and that also attract thousands of tourists every year. ठीक है। और वो आपका जो लेक वगैरह है, खास करके जैसे डल लेक वहाँ का है, बहुत फेमस है। और डल लेक भी फेमस है, वहाँ पे हाउस बोट भी है, जहाँ पे लोग डे एंड नाइट बोटिंग एंजॉय करते हैं, रहते हैं। खास करके जब घूमने जाओगे तो, और पूरा इन्वायरमेंट का आनंद लेते हैं। अब सपोज करो कि अगर ये लेक ही नहीं होता, तो हाउस बोट कहाँ पे चलाते हैं हम लोग? इस तरह का खुशी, इस तरह का इंटरटेनमेंट, पीस, रिक्रिएशन से तो वंचित रह जाते हैं। तो देखते हैं कि लेक्स का भी हमारे डे टू डे लाइफ में, खास करके एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये आसपास के इन्वायरमेंट को भी मॉडिफाई करता है, नेचर की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कई सारे हिल स्टेशन हैं विच आर फेमस फॉर मेनी लेक्स। और लेक्स भी जो है a region of water resource which is surrounded by land, ज्यादातर लैंडलॉक्ड होता है, और इसकी भी कई सारी क्वालिटीज हैं। You may have visited, similarly, you may have visited some other tourist place near lake and enjoyed boating, swimming, and other water games. Imagine that if Srinagar, Nainital, and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? Have you ever tried to know the importance of lake in making a place attractive to tourists? Apart from attraction for tourists, lakes are also useful to human being in many ways. हम कोई भी वैसा टूरिस्ट प्लेस में जाना प्रेफर नहीं करते हैं जहाँ पे कोई लेक ना हो, जहाँ पे कोई पॉन्ड ना हो, जहाँ पे वाटरफॉल वगैरह का नजारा ना हो। तो ये आपका सभी टूरिस्ट प्लेस को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने में हेल्पफुल है। और साथ साथ लेक जो है ये कई सारे इकोनॉमिक बेनिफिट भी डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करता है। तो ये लेक और वाटर बॉडीज को हम अपने लाइफ से अलग नहीं कर सकते हैं। दे आर important for us in many ways, for entertainment, for recreation, for making place attractive, and besides this it also satisfy many economic benefit to the people. क्या है भाई लेक? Lakes of a large extent are called sea, like Caspian Sea, Dead Sea, Aral Sea. थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो sea के कैटेगरी में ज्यादा जाता है। India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. जैसे कि रिवर में हम लोग पेरेनियल और नॉन पेरेनियल पढ़े, उसी तरीके से लेक्स भी कई प्रकार का होता है, और ये एक दूसरे से अलग होता है अपने साइज के अनुसार, अपना उसमें जो पानी मिलता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उसका लोकेशन, उसका फॉर्मेशन के हिसाब से, तो कई बातों में ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि most of lakes are permanent and some contain water only during the rainy season, यानी कि यहाँ पर भी permanent lake और seasonal lakes है, like the lakes in the basin of inland drainage of semi arid region. हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं सांभर लेक, कहाँ है? राजस्थान के एरिया में। और ये जो है सीजनल इन नेचर है, क्योंकि बरसात में ही उसमें पानी देखने को मिलता है, अदरवाइज अदर हॉट एंड ड्राई कंडीशन में वो सूख जाता है। और वो सांबर लेक जो है सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है, और ये पॉसिबिलिटीज तभी हुई क्योंकि हाई रेट ऑफ एवापोरेशन है वहाँ पे, अदर मटेरियल्स ज्यादा कम्बिनेशन में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ लेक ऐसे भी हैं जो परमानेंट हैं, जो ग्लेशियल ओरिजिन के हैं, जिसमें ग्लेशियर का पानी पिघल पिघल कर जमा होता जाता है बरसात के अलावा, तो वो आपका परमानेंट लेक के कैटेगरी में है। तो लेक का भी दो क्वालिटी होता है, परमानेंट एंड सीजनल। और इसके अलावा एक और तरीके से भी लेक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो है आपका नेचुरल एंड मैन मेड। कुछ लेक्स बनाए जाते हैं, अब जैसे डैम, सारे डैम्स बनाए अगर गए हैं तो वो आर्टिफिशियल लेक का एग्जाम्पल हो जाएंगे। और कुछ लोग जो लेक जो नेचुरली ही बना हुआ है वो आपका नेचुरल लेक का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। देयर आर सम लेक्स
विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइसेट्स। यहाँ पे कहने का मतलब कुछ लेक ऐसे हैं जो कि ग्लेशियर से जो पानी पिघलता है उसका पानी उसमें जमा होता है, तो वो ग्लेशियल ओरिजिन के हैं, ठीक है। वाइल अदर्स आर फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ लेक्स जो हैं हवा के द्वारा बनते हैं, कुछ लेक्स जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा बनते हैं, कुछ लेक्स जो है रिवर के एक्शन से बनते हैं, जैसे कि ऑक्सबो लेक का बारे में बताए थे हम लोग। मियांड्रिंग रिवर्स ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। A meandering rivers across a floodplain forms cutoffs and developed a lake which is known as Oxbow Lake. मियांड्रिंग रिवर, जब हम रिवर अपने मिडिल कोर्स से होकर गुजरती है और एक्सटेंसिव डिपोजिशन करती है, जिसकी वजह से वो जिग जैग पाथ क्रिएट करती है, सांप जैसा ऐसे ऐसे घूम घूम के चलती है, उसी में कहीं पे ज्यादा कट ऑफ क्रिएट करती है और गड्ढा बनाती है, तो उसमें पानी भी जो है नदी का पानी जमा हो जाता है और लेक का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के लेक को ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये ज्यादातर रिवर के द्वारा बनाया जाता है, इसके मिडिल कोर्स में ड्यू टू द एक्सेसिव डिपोजिशनल एक्शन ऑफ रिवर। स्पीट एंड बार्स, ये आपका स्पीट और बार्स जो है फ्रॉम लेगून्स इन द कोस्टल एरियाज, दैट ये आपका सी वाटर की वजह से होता है, ठीक है। उसी तरीके से कोस्टल एरिया में चिल्का लेक, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक जो है वो सी वेव्स के द्वारा जो स्पिट और बार्स बनते हैं सी और कोस्टल एरिया के बीच में, तो वहां पे बार एक तरफ हो जाता है ऊंचा माउंट्स ऑफ सैंड और दूसरे तरफ सी, बीच का जो कट ऑफ होता है उसमें सी का पानी डेवलप हो जाता है और उस कटिंग में जो डेवलप होता है उसी से चिल्का लेक, पुलिकट लेक का फॉर्मेशन हुआ है। एंड कोलेरू लेक, लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज मतलब कि वैसी नदियां जो लैंड से ही, पहाड़ से ओरिजिनेट होती है और लैंड में ही किसी न किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, यानी कि सी तक नहीं पहुंचती है। वैसा जहाँ पे इनलैंड रिवर्स होंगी, जहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, वहां पे भी नदियों के द्वारा कई सारे लेक्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका बता रहा है सांभर लेक इन राजस्थान, बरसात का पानी जो रनिंग वाटर के रूप में जाता है वो कहीं गड्ढे के में जाकर जमा हो जाता है, तो उस तरह का जो लेक का फॉर्मेशन होता है वो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का रिजल्ट होता है, जिसका कि एक बेस्ट एग्जांपल है आपका सांभर लेक ऑफ राजस्थान। एंड एज आई हैव ऑलरेडी told you that its water is used for producing salt, क्योंकि एक जगह जमा रहता है, रेट ऑफ एवापोरेशन बहुत ज्यादा है, कई सारा अदर इम्प्योरिटीज भी उसमें मिक्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन द हिमालयन रीजन। सांभर लेक सॉल्ट वाटर लेक है, कोस्टल एरिया में जो भी लेक्स बनते हैं वो भी सॉल्ट वाटर लेक, वहां पे भी मिक्सिंग होता है, वो बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लेक ऐसे भी हैं which is purely known for its fresh water and which is used by human being for different domestic purposes। और ऐसे फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं ये मोस्टली आपका हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां के लेक में पानी या तो बरसात का होता है या ग्लेशियर पिघलने से, ग्लेशियर पिघलेगा तो इम्प्योरिटीज वहीं रह जाएगा और पानी जाकर जमा हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे फ्रेश वाटर लेक भी इंडिया में हैं जो कि हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं और जो कि ग्लेशियल ओरिजिन के हैं, जिसमें से आपका बेस्ट एग्जांपल है ऊलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। ऊलर लेक in Jammu and Kashmir. In contrast, is the result of tectonic activity. Uller Lake जो है वो एक फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन इसमें ग्लेशियर का पानी भी जमा होता है, लेकिन ये लेक का फॉर्मेशन, यहाँ पे जो लेक का डिप्रेशन बना है वो इंटरनल मूवमेंट की वजह से बना है, इंटरनल डिस्टर्बेंस और टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बना है। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। उलर लेक क्या है? सबसे बड़ा इंडिया का फ्रेश वाटर लेक है, जिसमें ग्लेशियर का पानी दिखता है, उसके पिघलने से पानी जमा हो जाता है, बरसात का पानी जमा हो जाता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन टेक्टोनिक एक्टिविटीज से है। लगता है शिवम पूरा सेकेंड चैप्टर का क्लास नहीं किया है ना बेटा। टेक्टोनिक एक्टिविटी इज द नेम गिवन टू द एक्टिविटीज और मूवमेंट कॉज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। जमीन के अंदर आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में पढ़े होंगे
कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ऊपर का लेयर क्रस्ट कहलाता है, बीच का लेयर मेंटल कहलाता है, नीचे का ग्रेटर डेप्थ में जो लेयर है वो कोर कहलाता है। और ये इनर कोर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, इतना गर्म होता है, इतनी टेम्परेचर ज्यादा होती है कि वहां पे चाहे रॉक हो या मेटल्स हो, सभी मॉल्टेन स्टेज में होते हैं, पिघले हुए स्टेज में होते हैं। और उससे जो भाप और गर्मी जो निकलती है, कभी कभी इतना ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है कि वहां से हीट वेव्स ऊपर की ओर राइज करता है, अपवर्ड शिफ्ट करता है। और वो हीट जो है, वो हीट और प्रेशर जो है वो लैंड को तोड़ देता है, जिससे कहीं पहाड़ फॉर्मेशन होता है मैग्मा के निकलने डिपोजिशन से, और कहीं पे गड्ढे का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जब डिस्टरबेंस टेक्टोनिक मूवमेंट होता है तो उसके पहले वो अर्थक्वेक के रूप में देखने को एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। कभी कभी वोल्केनिक इरप्शंस के रूप में होते हैं, और कभी कभी लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। जैसे कि हम कल बता रहे थे और कट गया था, समय हो गया था, कि पैंजिया पहले एक लैंड मास था बड़ा सा, और नीचे का इंटरनल हीट वेव से जो हीट वेव्स, हीट करंट ऊपर की ओर आया, और प्रेशर, उसका जो भाप और गर्मी से जो प्रेशर बन के वो लैंड को तोड़ा, वो पैंजिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक जो है पुश होकर प्रेशर से नॉर्थवर्ड शिफ्ट किया, और दूसरा साउथवर्ड। नॉर्थवर्ड जो शिफ्ट किया पैंजिया का पार्ट, वो कहलाया अंगारा लैंड। साउथवर्ड जो शिफ्ट किया वो कहलाया गोंडवाना लैंड। हम पहले भी बताए थे, पैंजिया एक साथ सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ सटे हुए थे, और चारों तरफ पानी था। 71% एरिया चारों तरफ पानी था। जब ये दो हिस्से में डिवाइड हो गया, एक नॉर्थवर्ड एक साउथवर्ड, तो बीच में गड्ढा बना, नेचुरली बीच में टूटा। मान लो कोई तोड़ते हो तो बीच में गड्ढा होगा, दो भूभाग दो तरफ चले गए, नॉर्थवर्ड साउथवर्ड, तो बीच के गड्ढे में आकर पानी जमा हो गया, जिसको कि टेथिस सी कहते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल एकदम प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं प्रेशर कुकर के थ्रू। मान लो कि प्रेशर कुकर में कुछ चढ़ाते हो और डालते हो, पानी डाल के चढ़ाते हो। जब बहुत गर्म हो जाता है, पानी खौलने लगता है, तो भाप निकलता है, और जब भाप बहुत ज्यादा बन जाता है तो वो रिलीज होता है। कैसे? सीटी, सीटी मारता है ना, और प्रेशर रिलीज होता है, तो समझ लो वही। और जब कभी भी मान लो सिटी में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया, वहां पर से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ, तो क्या होता है? वहां का रिजल्ट होता है कुकर फटने के रूप में। शिवम, समझ में आ रहे हैं? नीचे से जब गैस चूल्हा पर कुकर चढ़ाते हो, सेम कंडीशन है हमारे अर्थ का भी। अर्थ का इनर कोर में, इंटीरियर में, जमीन के अंदर जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर आते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घटता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस आफ्टर एवरी 165 मीटर। 165 मीटर हाइट जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। लैंड के अंदर ये जो सिस्टम है वो अलग है। वहां पे थोड़ा कम समय में ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम डेप्थ में जाने पर ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। वहां का रेट अलग है, एटमॉस्फेयर का अलग है। तो जब हम इनर कोर में जाते हैं काफी गहराई में, तो वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि चाहे रॉक हो या मेटल्स हो या लोहा हो या कुछ भी हो, इतनी गर्मी होती है कि वो सब मॉल्टेन स्टेज में होते हैं। लेकिन ऊपर का प्रेशर इतना है कि वो सॉलिड के जैसा बिहेव करता है। लेकिन जब कभी भी बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऊपर से प्रेशर बढ़ गया, नीचे का गर्मी बढ़ गया, तो क्या होता है? वो आपका अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस के रूप में और लार्ज स्केल टेक्टोनिक मूवमेंट के रूप में अपीयर होते हैं। और इसी तरह का लार्ज स्केल टेक्टोनिक मूवमेंट जो होता रहा है, जिससे कि आपका कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग हुआ है, यानी कि एक पेंजिया दो पार्ट में और फिर 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया है। कई सारे आइलैंड बन गए हैं, और बीच बीच में जो भी गड्ढा बना वो वहां पे पानी फिलअप होकर आपका मेजर सीजन ओशंस का फॉर्मेशन हुआ है। ये है आपका टेक्टोनिक मूवमेंट। movement which is created due to internal heat, that is called tectonic movement। तो हमारा ऊलर लेक भी कैसे बना है? उसी टेक्टोनिक मूवमेंट से बना है। किसका मोबाइल से आवाज आ रहा है इतना? सानवी, अपना म्यूट करो। तो अभी ये बात समझ में आ गई सबको?
शिवम के अलावा और भी बाकी लोग भी बताएं कि आया बात समझ में, टेक्टोनिक मूवमेंट किसको कहते हैं। उसी तरह का कहीं पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज से गड्ढा जो बना और उस गड्ढे में जो पानी जमा हुआ ग्लेशियर का ओके दिखते, वो आपको वुलर लेक को फ्रेश वाटर लेक बनाता है और ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। ओके, तो आ रही है बात समझ में। तो कुछ लेक जो है वो इरोजन से बनता है, कुछ लेक जो है वो पानी का डिपोजिशन से, किसी कारण से कोई गड्ढा है वहां पे पानी, बरसात का पानी जमा हो गया उसकी वजह से बनता है। कुछ डेजर्ट एरिया में विंड का इरोजन जो होता है उससे गड्ढा बनता है, उसमें पानी जमा हो जाता है उसकी वजह से होता है, और कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज से भी बनता है। लेक का कई टाइप्स है, फ्रेश वाटर लेक एंड सॉल्ट वाटर लेक, नेचुरल लेक एंड आर्टिफिशियल लेक, मतलब नेचुरली जो बना हुआ है और जो ह्यूमन बीइंग के एफर्ट से बना हुआ है। तो द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। इसके अलावा द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी, these are some of the another examples of lake found in northern India, and they are fed with glacial water and rainwater, so they are considered as freshwater lake. Apart from natural lake, the damming of the river for generation of tidal power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar or many other dams. डैमिंग ऑफ रिवर, डैम्स तो हम लोग बनाते हैं ताकि वो पानी को स्टोर करे, तो डैम्स भी जो है दैट इज अ काइंड ऑफ लेक। और ये डैम्स जो है यहाँ पे हम लोग विद सर्टेन स्टोरिंग कैपेसिटी से ह्यूमन एफर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, सो दे आर द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल लेक। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग्स। क्या क्या वैल्यू है भाई? लेक्स हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि ये आपको रनिंग वाटर के रूप में जाना जाता है। लेक होने से वाटर टेबल मेंटेन होता है, वाटर टेबल मेंटेन होगा तो नदियों के पानी में भी फ्लो मेंटेन होगा। वाटर टेबल क्या होता है? लेयर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। लेक में अगर पानी है दैट मीन्स कि जमीन के अंदर पानी है, और लेक में पानी नहीं है दैट मीन्स कि वाटर टेबल काफी नीचे चला गया है। तो लेक जो है वो जनरली हम लोगों को शो करता है अबाउट वाटर लेवल, एंड दैट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द फ्लो। अगर हम लेक को टाइम टू टाइम साफ सफाई करते रहे तो वाटर टेबल कभी भी नीचे नहीं जाएगा और पानी जल्दी सूखता नहीं है, वो मेंटेन हो जाता है नेचुरल रिचार्ज के थ्रू अंडरग्राउंड में। तो सबसे पहले तो इसका पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू रेगुलेट फ्लो ऑफ अ रिवर। और क्या लिख सकते हैं? इट हेल्प्स टू मेंटेन वाटर टेबल। लेयर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर को कहते हैं वाटर टेबल। तो ये नदियों के फ्लो को भी मेंटेन करता है और वाटर टेबल का मतलब वाटर का लेवल जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी मेंटेन करता है। ड्यूरिंग हेवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। हम लोग जो डैम बनाते हैं जो कि आर्टिफिशियल लेक का एग्जांपल है, डैम का पर्पस क्या होता है? फ्लड कंट्रोल, ड्रॉट कंट्रोल, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नदी का जो कैपेसिटी होता है उससे कई गुना ज्यादा कैपेसिटी लेते हुए हम लोग डैम बनाते हैं स्टोरिंग वाटर के लिए। और जब बहुत बारिश होती है तो वो सारा पानी नदी का जो एक्सेस वाटर है वो जाकर कहाँ जमा हो जाता है? डैम में। तो इस तरीके से ये फ्लड कंट्रोल में भी हेल्पफुल है। तो 3 हो गया, लेक मेंटेन द फ्लो ऑफ रिवर वाटर, दूसरा लेक मेंटेन अंडरग्राउंड वाटर टेबल, तीसरा इट हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड, चौथा इट हेल्प्स टू कंट्रोल ड्रॉट, क्योंकि यही जो जमा हुआ पानी है कलेक्टेड वाटर है, यहाँ से इरिगेशन करके पानी का सोर्स निकालकर हम इरिगेशन करके जब सूखा पड़ने का नौबत आता है उस समय भी कल्टीवेशन करते हैं और अपने वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। So it helps to prevent flood, it helps to control drought during dry season and helps in maintaining even flow of water. Lake can also be used for developing hydroelectricity. ये तो हम लोग मल्टीपर्पज में पढ़ ही चुके हैं। लेक्स ये सब इकोनॉमिक बेनिफिट तो देता ही है, साथ साथ में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
इट हेल्प्स टू मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु को भी बचाने, उसके प्रोडक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन सबसे ऊपर कहीं भी हम लोग घूमने कब जाते हैं, और वैसे जगह में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे लेक्स हो, वाटर बॉडीज हो, फॉल्स हो, ये सब जगह जाना। तो ये नेचुरल ब्यूटी को इनहांस करता है और टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। It helps to develop tourism and provide recreation to human beings. So these are some of the importance of lakes. आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Write 5 importance of lakes. Write 5 importance of lakes. अब आते हैं हम लोग अदर वाटर बॉडीज में। रोल ऑफ रिवर। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. Water from river is a basic natural resource, essential for various human activities. Therefore, river banks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. Make a list of cities in your state which are located on the bank of a river. हम लोग सब जानते हैं वाटर इज प्री कंडीशन फॉर लाइफ। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लाइफ, फर्स्ट वी नीड वाटर। इट इज हेल्पफुल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ लाइफ, वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग और प्लांट बॉडीज। तो ये तो पहला इम्पोर्टेंस है ही कोई भी वाटर बॉडीज। और ये वाटर हमको रिवर से मिलता है, लेक्स से मिलता है, रनिंग वाटर से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है, रेनफॉल से मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है। तो जब हम पानी की बात कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो रिवर को कैसे भूल सकते हैं। कई सारा एरिया को बेसिन में कन्वर्ट करने के साथ साथ, प्रोडक्टिव बनाने के साथ साथ रिवर का डायरेक्टली हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसका इम्पोर्टेंस इस बात से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में कई सारे सिटीज जो हैं उसका डेवलपमेंट, उसका अर्बनाइजेशन हुआ है ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। अब जैसे गया में रहते हो तो निरंजना नदी का तट, फल्गु का ही नाम है ओरिजिनल निरंजना। पटना है तो गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी है गंगा के किनारे है, दिल्ली है यमुना के किनारे है, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। तो कई सारे जो सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिवर। और वो रिवर जो है वहां पे इकोनॉमिक लाइफ को प्रमोट करती है, और जिसकी वजह से दैट रीजन्स इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर पीपल। और जब जहाँ पे लोग होंगे वहीं पे बाकी डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले रिवर का इम्पोर्टेंस तो हम इसी से जान सकते हैं कि हमारा कई सारा जो इस कंट्री का सिटी जो है इम्पोर्टेंट कोई ना कोई नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा whenever we talk about civilization, all early civilizations flourished along the river valley or on the bank of river valley। तो वो भी शो करता है कि रिवर का इम्पोर्टेंस सिर्फ आज के मॉडर्न टाइम में ही हम लोग आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, बल्कि फ्रॉम एंशियंट टाइम्स it was of great importance, and that's why early civilization also developed exist on the bank of river, different rivers। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के नाम पे ही जाना जाता है। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, टिग्रिस रिवर है। चाइनीज सिविलाइजेशन होंगो रिवर है। तो इस तरह का कई सारा सिविलाइजेशन जो है वो रिवर बैंक पर ही फ्लोरिश हुआ है। वाटर फ्रॉम द रिवर इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स essential for various human activities. Therefore, river banks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. तो आपको कुछ ऐसे सिटीज, कुछ एग्जाम्पल हम बताए हैं, कुछ आप होमवर्क में नोट कीजिएगा। इसके अलावा रिवर इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन and is of special significance, particularly to a country like India. इंडिया के लिए रिवर का स्पेशल सिग्निफिकेंस है, क्यों? कोई बता सकता है? इंडिया में ऐसी क्या खास बात है कि रिवर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है? इंडिया जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इसके पीछे भी ये पानी का अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी है, रिवर का होना है। क्योंकि
पॉपुलेशन का एग्जिस्टेंस वही होता है जहाँ पे पानी अवेलेबल हो, जहाँ पे पानी हो और इसके अलावा फूड हो। फूड प्रोडक्शन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। और हमारे यहाँ हमारा कंट्री जो है एग्रीकल्चरल कंट्री के रूप में जाना जाता है, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, एग्रीकल्चर हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग आवर लाइवलीहुड, हेल्प्स इन फीडिंग अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब इतना ज्यादा लेक्स का इंपॉर्टेंस है, रिवर का इंपॉर्टेंस है, इसके बावजूद भी इट इज द ह्यूमन बीइंग दैट कॉज हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर। ह्यूमन बीइंग का ही अनवाइज एक्शन है जो रिवर वाटर को पॉल्यूटेड करते जा रहा है, और ये जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसका इफेक्ट नेचर पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन डायरेक्टली हम लोगों के ऊपर पॉपुलेशन पर भी पड़ रहा है। So river pollution is a major concern for modern civilization because it was against ecosystem, it was against the survival of human being. So we must know about river pollution and how to control it. The growing domestic, municipal, industrial and agricultural demand for water from river naturally affect the quality of water. ज्यादा से ज्यादा हम exploitation कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और दूसरी ओर डिस्चार्ज भी कर रहे हैं पॉल्यूशन का यूनिट, इससे भी असर पड़ रहा है। एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो जाता है जिससे कि उसका नेचुरल क्लींजिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है। एक तो हम एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, एग्रीकल्चरल पर्पसेस, डोमेस्टिक पर्पसेस, अर्बनाइजेशन, म्युनिसिपल पर्पसेस और मेनी मोर अदर पर्पसेस के लिए, जिससे कि हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कमता जा रहा है। अब जब वॉल्यूम कर जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उसका नेचुरल क्लीनिंग कैपेसिटी कम हो रहा है। और दूसरी ओर हम एक काम और कर दे रहे हैं कि हमारा जितना भी पॉल्यूटेंट्स है जाकर वहीं ना वहीं रिवर में डिस्चार्ज कर रहे हैं। पूजा पाठ करते हैं, वहां से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है साल भर का, जाकर कि भाई भगवान जी का है, जाकर नदी में बहा प्रवाह कर देते हैं, तो वो पॉल्यूटेंट्स ही है ना। इसके पहले आप लोग जानते थे कि जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, दशहरा है, गणेश पूजा है, उसमें जो मूर्ति का विसर्जन भी करते थे हम लोग, कहाँ? नदी में, वाटर बॉडीज में। तो और इसके अलावा अनट्रीटेड वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर आल्सो disposed into river and other water bodies that make the water of river polluted in nature, unhygienic in nature, and the use of that polluted water may resulted into destruction of life. यही कारण है कि मॉडर्न इन्वायरमेंटलिस्ट जो है कई ऐसे पाथ को डेवलप किए हैं जिसमें कि हम इस चीज को रोके, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन को रोके और साफ सफाई पर ध्यान दें, अदरवाइज हमारा सर्वाइवल कंडीशन से खतरे में आ जाएगा। पहले भी बताए हैं कि ज्यादा पानी होगा तो अपना गंदगी स्वयं साफ कर लेता है, और जब कम पानी होगा तो उसका क्लीनिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है। तो हमारा जो ये अनवाइज एक्शन है इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो हम अपने घर की गंदगी जाकर नदी में पलट देते हैं, इस तरह के एक्शन को रोकना होगा। इसीलिए आजकल इको फ्रेंडली आपका मूर्ति वगैरह का भी फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको कि जमीन में गड्ढा करके हम लोग दबाते हैं, ना कि पानी में विसर्जन करते हैं। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। So disposal of many untreated waste resulted into the bad quality of water, and it also adversely affects self-cleansing capacity of river. For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 km in large cities. अगर गंगा का नेचुरल फ्लो मेंटेन रहेगा तो वो 20 किलोमीटर का एरिया का जो भी लोड्स है, जो भी गंदगी है, उसको स्वयं ही साफ करने में सक्षम है। लेकिन जब हम ओवर यूज करते हैं तो धीरे धीरे गंगा का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी घट जाएगी। यमुना में भी ये भी कैपेसिटी थी, लेकिन आजकल यमुना का क्या हाल है, इतना गंदा हो चुका है कि वहां पे आसपास रहने से, पानी नहीं भी यूज करेंगे तो उसका हवा भी जो है वो दूषित हो गया है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशंस है, अगेंस्ट जाता है इकोसिस्टम को, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान has been started by government to purify river water, and many action plan was started by government. नमामि गंगे है, गंगा एक्शन प्लान है,
यमुना एक्शन प्लान है, नमामि नर्मदे भी शुरू किया गया है, नर्मदा एक्शन प्लान है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बाद। तो इस तरह का कंजर्वेशन एफर्ट्स सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, एंड इट इज आवर ड्यूटी टू टू support these conservation strategies of government by not mixing pollutants, by not disposing pollutants in large river bodies, because that not only affect environment, that not only affect aquatic system, but directly and adversely affect our survival also, directly affects our health also.